में जा पलटी और 7 लोगों की मौत हो गई। और दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी और इस बैठक में यूपी में 5वें, 6ठे, 7वें चरण के 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही मणिपुर और पंजाब के बचे हुए उम्मीदवार भी फाइनल होंगे। बताया जा रहा है कि आज होने वाली सीईसी की बैठक में ही बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल को दी जाने वाली सीटों का भी ऐलान हो सकता है। सीईसी की बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जबकि पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसलिए इससे पहले सोमवार को भी बीजेपी की कोर ग्रुप की कई घंटों तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लंबा मंथन चला था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मीरापुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह ने उनका नामांकन खारिज होने पर आत्मदाह की कोशिश की। उनका आरोप है कि कुछ अफसरों ने फॉर्म में कमियां निकालकर उनके नामांकन का जानबूझकर उसको रद्द कर दिया और ये बात उन्हें नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल में लटके थैले से तेल की बोतल निकाल ली और खुद पर तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने ऐसा करने से रोका। जोगिंदर सिंह ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सब कुछ कानून से भी नहीं चलता है, अधिकारी इसलिए बनाया जाता है कि वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। जोगिंदर सिंह के हाथ से तेल की वो बोतल छीनने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। उन्होंने किसी तरह उन्हें शांत कराया। बीजेपी का दामन थामने वाली यूपी की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के पति अंगद सिंह को टिकट न देने की मांग पार्टी में तेज हो गई। अंगद सिंह अभी पंजाब की नवाशहर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उनकी पत्नी अदिति सिंह के बीजेपी में जाने से पार्टी के कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिनमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा भी शामिल हैं। न्यूज 18 से बातचीत में नेटा डिसूजा ने अदिति सिंह को मौका परस्त बताया और इशारों में उन्होंने उनके पति को भी घेर लिया। अगर आप मुझे पूछे तो ऐसे लोगों को तो पार्टी से दूर ही रखना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले पंजाब के 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उम्मीद थी कि इस लिस्ट में अंगद सिंह को टिकट मिल जाएगा, मगर इस सूची में उनका नाम नहीं आया। इसके बाद से चर्चा है कि नवाशहर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस साल राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम नहीं होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाला एट होम कार्यक्रम कोरोना संकट की वजह से रद्द कर दिया गया। एट होम कार्यक्रम हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है। इसमें उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई हस्तियों को बुलाया जाता है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संकट की वजह से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया। मैच से ठीक पहले टीम की कई खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद भारतीय टीम ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म गहराइयां का गाना डूबे जारी कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो इस वक्त जेल में बंद है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल्ला हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अब्दुल्ला आजम खान 2017 में विधायक बने थे, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के चलते उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। साथ ही जेल भी जाना पड़ा। वहीं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नाहिद हसन को पार्टी ने कैराना से उम्मीदवार बनाया है, जो इस वक्त जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में एम और वाई फैक्टर भी नजर आ रहा है। लिस्ट के हिसाब से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, साथ ही 20 यादवों को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया और आरोप लगाया कि लिस्ट नहीं है, लेकिन अपराधी वही है। समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची थी वो कई दिनों से जारी नहीं हो रही थी और वो चुपके लोगों को सिंबल दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही ये सवाल मीडिया के माध्यम से किया था कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में सूची न जारी करके चुपचाप दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सूची है जारी होते ही प्रदेश में तहलका मचेगा। लोग समझेंगे कि ये नई सपा नहीं, वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था,
उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खां, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। या सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खां उनके बेटे हो, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं, वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे, और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो साफ देख रही है, उन्होंने अखिलेश जी को नकार दिया है, उनकी नैया अपराधियों के साथ पार नहीं होगी। बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया और दावा किया कि यूपी में बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में सभी धर्म और जातियों को बराबर जगह दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना, दलित बेटियों पर अत्याचार करने वालों को राष्ट्रवादी बता रहे थे, सारे विभाग लूट लिए। कोरोना महामारी में जिस सरकार ने बेईमानी कर ली हो, आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर ऐसा है तो चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। उम्मीद तो यही करिए कि वो चुनाव से पहले आ जाए। और रामपुर शहर की जहां तक बात है, ये वो विधानसभा सीट है जहां नारा लगा था आजम बना वजीर आजम, तभी आजम साहब जीते थे। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में है तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। यूपी चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सिर्फ व्हाट्सएप पर ही जारी करती है। अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। बीजेपी के वार पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति थोड़ी बनाएगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी पर तंज कसा। इन लोग के काहे पिराता, सूची हमें जारी करे के है, प्रत्याशी हमें घोषित करे के है। इस घमासान के बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में खुद अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोहम्मद आजम खान को रामपुर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वार सीट से मैदान में उतारा गया है, तो शामली के कैराना से नाहिद हसन को लड़ाया जा रहा है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे को ही टिकट दिया, जबकि बरेली कैंट से सुप्रिया आयरन को टिकट दिया गया। तो यूपी के चुनाव में एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली को टिकट दिया। इस सीट पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया था और इस बार भी वही हुआ और तय हो गया कि रामपुर की स्वार सीट पर हैदर अली खान और अब्दुल्ला आजम की सीधी टक्कर होगी। रामपुर के शाही परिवार के वंशज हैदर अली खान यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं। टिकट मिलने के बाद उनका हौसला 7वें आसमान पर दिखा और वो अब्दुल्ला आजम पर जमकर बरसे। देखिए, अब्दुल्ला आजम कोई हुआ है एक, क्या है अब्दुल्ला आजम? उन्होंने 17 में जो चुनाव जीता था तो सरकार और प्रशासन के दबाव में जीता था। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने उम्मीद जताई कि हैदर अली पर उसने जो दांव लगाया वो सही साबित होगा। मुझे लगता है कि इस परिवार की जो प्रतिष्ठा, जो आदर सम्मान है उस क्षेत्र में, उसको देखते हुए वो एक उपयुक्त प्रत्याशी हैं। हैदर अली ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अपना दल का दामन थामा है और कांग्रेस ने भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया था, लेकिन इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद वो अपना दल एस में शामिल हो गए और उसने भी उन्हें रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया।
हैदर अली खान कांग्रेस नेता और रामपुर की सांसद रह चुकी नूर बानो के पोते हैं। उनके पिता और कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान रामपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से आजम खान और स्वार से अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया है। मतलब यह कि इन दोनों सीटों पर लड़ाई नवाब खानदान और आजम परिवार के बीच होगी। स्वार सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैदर अली के पिता काजिम अली खान 2017 में अब्दुल आजम से ये सीट हार गए थे, लेकिन 2019 में अब्दुल्ला आजम का गलत हलफनामे की वजह से विधायक पद चला गया था, जिसके शिकायतकर्ता हैदर के पिता काजिम ही थे। और इस बार वो रामपुर सीट से आजम खान के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वैसे आजम खान अभी जेल में है, लेकिन अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी स्वार सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम का ऐलान भी कर चुकी है, जिसके बाद इस लड़ाई के लिए हैदर अली खान भी पूरी तरह तैयार नजर आए और उन्होंने अब्दुल्ला आजम पर लोगों की सहानुभूति लेने का आरोप लगाया। आज की डेट में अगर उनके बेटे रो रहे हैं तो वो सिर्फ यूं रो रहे हैं क्योंकि उनके ये एक ड्रामा है। आजम खान भी नौटंकी ड्रामा करते थे रोने धोने का। हैदर अली ने हमला किया तो अब्दुल्ला आजम ने भी जवाब दिया। 10 तारीख को बात करेंगे और कोई किसी को भी कैंडिडेट बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी में बीजेपी गठबंधन ने 2014 के बाद पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है और माना जा रहा है कि हैदर अली को टिकट देने का मकसद केवल रामपुर में समाजवादी पार्टी को मात देना नहीं, बल्कि पूरे यूपी में शिया समुदाय के खिलाफ मुसलमानों को एनडीए की तरफ खींचना है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी शिया समुदाय के लोगों को अपने पाले में खींचना चाहती है। रामपुर के स्वार से चुनाव लड़ने वाले हैदर अली खान भी शिया समुदाय के हैं और माना जा रहा है कि हैदर अली के जरिए बीजेपी पूरे यूपी के शिया समुदाय के लोगों को अपनी ओर करना चाहती है। माना जाता है कि 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने की एक बड़ी वजह शिया समुदाय के लोग भी थे। यही नहीं, पिछले चुनाव में शिया धर्मगुरुओं ने सूफी संतों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार भी किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। सूत्र बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में खुद को अल्पसंख्यक समझने वाले शिया समुदाय के लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हें ज्यादा तवज्जो मिलेगी। केंद्र में बीजेपी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी में मंत्री मोहसिन रजा शिया समुदाय से ही आते हैं। शरद पवार को कोरोना हो गया। एनसीपी नेता शरद पवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन कर उनकी सेहत का हाल जाना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब के मजीठा में घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ा दी। इस दौरान स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए कराई गई रायशुमारी पर सवाल उठाए और उनके इस कैंपेन को फर्जी करार दिया। मास्टर है फेक न्यूज क्रिएट करन दा। सिद्धू के इस आरोप को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बेबुनियाद बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जो कि एक ड्रामा क्वीन है पंजाब पॉलिटिक्स, जिन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक महिला ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। यह घटना उस वक्त हुई जब अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान वहां अपने पति के साथ मौजूद महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। महिला अपने आप को आग लगा पाती उससे पहले ही वहां मौजूद पुलिस वालों ने तेजी दिखाते हुए महिला को पकड़ लिया और पति के साथ उसे थाने ले गई। उन्नाव की रहने वाली महिला और उसके पति का आरोप है कि 50 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री के बेटे ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया, जिसका अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला सुर्खियों में आने के बाद उन्नाव पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने और लड़की की तलाश में 2 टीमें लगाए जाने का दावा किया। बिटिया उठा ली गई है। हमारी बिटिया पूंजा को उठा लिया नवजोत सिंह ने। 50 दिन हो गए हैं। हमारी बिटिया उठा ली गई है। हमारी बिटिया पूंजा को उठा लिया नवजोत सिंह ने। 50 दिन हो गए हैं। हमारी बिटिया उठा ली गई है। हमारी बिटिया पूंजा को उठा। मेरी लड़की 50 दिन हुआ नवजोत सिंह ने उठा लिया था। तब से कोई पता नहीं चल रहा है। ये कहता है कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, ऐसे हमसे सहारा देता है। 1 महीने तक उसके हमने हाथ पैर जोड़े कि मेरी लड़की दे दो भैया, तो कह रहा कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, शांति से घर में बैठो। फिर हमने FIR कराने गए, वहाँ कोई लिख ही नहीं गई FIR। हम यहीं लखनऊ आए तब मेरी FIR लिखी गई। उसके बाद में इंस्पेक्टर दरोगा से चार्ज ले लिया गया, फिर CO साहब के हाथ में किया गया है। आज 20 दिन हो गए CO
जो साहब के हाथ में केस लिए हुए वो टाइम पे टाइम मांग रहा है। 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 2 हफ्ते का टाइम दे दो, जितना हमने पुलिस प्रशासन को पैसा खिलाया है तुम दो तब तुम्हारी लड़की देंगे, ऐसे बोल रहा है। रजोल सिंह उर्फ अरुण सिंह सनाब फतेह बहादुर सिंह पूर्व मंत्री का लड़का है और उन्होंने हमारी लड़की को अगवा कर लिया है। आज 50 दिन हो गए हमारी लड़की को कोई नहीं खोजबीन हो रही है। एसपी साहब के पास गया हूँ 5 बार, सीओ साहब के पास गया 5-6 बार, डीएम साहब के पास 3-4 बार गया, ग्राम प्रधान से कहा, विधायक पंकज गुप्ता से कहा 3-4 बार, लेकिन कोई अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। सीओ साहब रजोल सिंह को बुलाते हैं और रजोल सिंह 1 हफ्ते का टाइम लेके छोड़ दिया जाता है। एक 22 वर्षीय युवती के अपहरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में संदेही आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। और लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अखिलेश को ट्वीट करते हुए घेर लिया। संबित पात्रा ने लिखा कि समाजवाद का समाज के प्रति असंवेदनशीलता तो देखिए, समाजवादी पार्टी नेता के पुत्र रजोल सिंह ने बेटी को बंधक बनाया हुआ है। न्याय के लिए मां जब सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश जी से मिलने आई तो अखिलेश जी ने पीड़ित की मां से मिलने के बजाय उन्हें घसीटकर हटवा दिया। समाजवाद का यही न्याय मॉडल है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया और दावा किया कि वीडियो में दिख रही महिला को पुलिस ने पकड़ा था, न कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। जो वीडियो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर का है तो पुलिस पकड़ रही है। पुलिस माननीय अखिलेश यादव जी की नहीं है। आपको कार्रवाई करने के लिए किसने रोका है? आप आरोप ऐसा लगा रहे हैं, लग रहा है कि आप विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में है। अरे महाराज भूलिए नहीं, 5 साल से आप सरकार में थे और जो भी बेटियां योगी जी के पास मदद मांगने आई, या तो उन्होंने आत्महत्या किया है या आत्महत्या का प्रयास किया है। दरिंदों को बचाने का काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रामहेत भारती को टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए पुतला फूंका। रामहेत भारती कुछ दिनों पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके विरोध में उतर आए और सीतापुर के पार्टी कार्यालय पर जमा हो गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामहेत भारती का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। रामहेत भारती हरगांव विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यूपी के संभल जिले की चंदौसी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता सतीश प्रेमी के समर्थक भावुक हो गए। पार्टी ने सतीश प्रेमी की जगह विमलेश कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे सतीश प्रेमी और उनके समर्थकों को झटका लगा। टिकट नहीं मिलने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक अपने नेता के आवास पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इन समर्थकों में कुछ तो अपने नेता को देखकर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। समर्थकों को भावुक देख सतीश प्रेमी ने फौरन उनको ढांढस बंधाया। न्यूज 18 से बातचीत में सतीश प्रेमी ने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबियों पर उनका टिकट काटने का आरोप लगाया। हर कार्यकर्ता का पार्टी से टिकट लेना उसका अधिकार होता है। मुझे भी उम्मीद थी अपने मुखिया से। सतीश प्रेमी ने पार्टी नेतृत्व से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की ताकि वहां से पार्टी की जीत सुनिश्चित की जा सके। शर्जील इमाम पर देशद्रोह का केस चलेगा। कोर्ट ने शर्जील इमाम पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने के आदेश दिए। शर्जील पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी। इसमें सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा गुलाम नबी आजाद, कन्हैया कुमार और आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में राजस्थान और झारखंड से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मोगा में एक्टर सोनू सूद ने अपने चाहने वालों का स्वागत किया। वहां 2 लोग, जिनमें एक हरियाणा के हिसार से और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, सोनू सूद से मिलने पहुंचे। वो भी मोगा के बस स्टैंड से उनके घर तक लेटे लेटे, जिन्हें सोनू सूद अपने घर के अंदर ले गए और खाना खिलाया। मुंबई भी मैं गया सी, 21 किलोमीटर तक मैं भी लेट के गया सीगा। सोनू सूद ने भरोसा दिया कि वो आगे भी इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
पंजाब में एक बार फिर पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पाकिस्तान की ये एंट्री पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक बयान से हुई है। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सिद्धू को उनके कैबिनेट में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से सिफारिश आई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक सिद्धू को पंजाब सरकार में मंत्री पद पर बिठाने के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग की जा रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान के बाद पंजाब में सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस पर एफआईआर दर्ज करे, गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार करे, क्योंकि गुलाम मुस्तफा ने एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने दी है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह की एफआईआर चुनाव में दर्ज होती रहती है, इनको कौन पूछता है। जिस तरह से पंजाब जैसे सेंसिटिव प्रदेश में, जिसने दशकों तक आतंकवाद की, अलगाववाद की तपिश झेली है, वहां इस तरह के समाज को तोड़ने वाले बयान देकर के जो कुकृत्य उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, ताकि पंजाब में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। सिद्धू पर कैप्टन के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा हमला बोला। राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कैप्टन को भी घेर लिया। देखिए, अब ये तो कैप्टन साहब बता सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो बड़ी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उनको बड़े आदर सत्कार के साथ उनका नाम लेते हैं, और आज दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुलाया, उनके बारे में बात कही, ये बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। असल में कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में थे जब उनके और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे से जुड़ा ऐलान हुआ। उसी वक्त कैप्टन अमरिंदर ने आरोप लगाया कि उनके मंत्रिमंडल में सिद्धू को जगह दिलाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लॉबिंग कर रहे थे, और सीधा कैप्टन अमरिंदर को यह संदेश भिजवा रहे थे कि सिद्धू को कैबिनेट में शामिल किया जाए। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। यहां तक कि कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू को नाकाबिल और निकम्मा तक कह दिया। I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. हालांकि कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। कैप्टन साहब दिल्ली जाके भाजपा के मुख्यालय से कुछ बोलते हैं तो मुख तो उनका होता है, लेकिन जो बोली और भाषा है वो उनकी नहीं, भाजपा की होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी दोस्ती का मुद्दा इस चुनाव में पहली बार नहीं उठा, लेकिन पंजाब की सरकार के कामकाज में भी इमरान का दखल रहा, ये बात पहली बार सामने आई। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में भी इमरान से दोस्ती पर सिद्धू ने सफाई दी थी। आपको इमरान खान का दोस्त बताया जाता है। अगर मैं किसी के साथ 20 साल क्रिकेट खेला हूं, ठीक है, मैं किसी के साथ विराट कोहली, अगर वसीम अकरम के साथ कम से कम नहीं 6 से 7 साल कमेंट्री करता रहा, तो क्या मैं पीट करके खड़ा हो जाऊं उसको? लेकिन बीजेपी को कैप्टन के आरोपों ने नया मुद्दा थमा दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने इमरान और सिद्धू की दोस्ती को सिद्धू को गांधी परिवार की शय से जोड़ दिया। अखिलेश यादव के पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन न बताने वाले बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरने की कोशिश की। एक दिन पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भारत का असली दुश्मन है, और उनके इसी बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव से माफी की मांग की। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के हमले का जवाब देने में देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को किसी देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने जिन्ना पर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें घेरा था। पंजाब के पटियाला के ऐतिहासिक शक्तिपीठ काली मंदिर में सोमवार को बेअदबी की कोशिश के आरोप में एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और दावा है कि आरोपी दोपहर 2:30 बजे करीब अचानक से काली माता की मूर्ति के पास पहुंच गया और बेअदबी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही पुजारी और आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि कोई अनहोनी घटना ना हो, इसकी वजह से पुलिस ने आदमी की पहचान जाहिर नहीं की है। आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं सीएम चन्नी से लेकर केजरीवाल तक कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इससे सांप्रदायिक नफरत फैलाने की साजिश बताया।
ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਿਆ सारा वो देख के मैं जाके उसमें कर तत्व हैं जो पंजाब में हों चाहे वो हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे लोग हों, ये जो पूजनीय जगह है जो काली माता जी की जो जगह है हम लोगों ने भी बहुत दर्शन किए हैं उनके, बड़ा नमन किया है उनको। ये जो बातें ये ऐसी हरकतें ऐसे जो बैड एलिमेंट्स हैं जो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो लोग ऐसी बने इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं पुलिस और मैं अपने मानयोग मुख्यमंत्री जी से भी बेनती करूंगा सख्त सख्त ये कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा भी कभी किसी भी मजहब के लिए ऐसी बात करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेअदबी मामले की निंदा की और ट्वीट किया कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश जारी है। पटियाला के श्री काली माता मंदिर में बेअदबी की कोशिश बहुत निंदनीय है। आरोपी को सख्त सजा दी जाए। कुछ दिन पहले हरमिंदर साहिब में बेअदबी की कोशिश की गई थी। बेअदबी की घटनाओं के पीछे साजिश करने वालों का चेहरा बेनकाब कर सख्त सजा दी जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने ट्वीट किया कि पटियाला के प्रसिद्ध श्री काली माता मंदिर में हुई बेअदबी की घटना बेहद दुखदाई है। एक के बाद एक पंजाब में सभी धर्मों की बेअदबी की कोशिश की जा रही है। कुछ ताकतें चाहती हैं कि पंजाब का आपसी प्यार और भाईचारा खराब हो। उम्मीद करते हैं असल दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ड्रग्स केस में अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को झटका लगा। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बड़ा झटका लगा। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मजीठिया पर ड्रग्स केस में 20 दिसंबर को मोहाली में एक मामला दर्ज किया गया था। केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 8 सोने के सिक्के बरामद किए गए। ये यात्री दुबई से आया था और उसने ये सिक्के चप्पल में छिपाए हुए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना टीके लगाने का आंकड़ा 25 करोड़ के पार पहुंच गया, जिसमें करीब 8.5 लाख प्रिकॉशन डोज भी शामिल है। 25 करोड़ का यह आंकड़ा पार करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जताई। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को साल 2021 के लिए आईसीसी की वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए। एक दिन पहले बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की थी और बाला साहब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जिसमें संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकत नाही, शकणार नाही। हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। जिसके जवाब में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के सामने यूपी की मिसाल रखी और नसीहत दी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलकर नहीं, काम करके दिखाएं। हिंदुत्व भाषणापुरतं मर्यादित नसतं, मोदीजींनी तर करून दाखवलं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी की बागी उम्मीदवार रंजीता धामा ने आत्मदाह की धमकी दे दी। उनका आरोप है कि लोनी सीट से मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जिसका चुनाव प्रचार में जुटी निर्दलीय उम्मीदवार रंजीता धामा ने विरोध किया। यही नहीं, उन्होंने अपना नामांकन रद्द होने की सूरत में आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। जानकारी मिली थी कि लोनी विधायक अब भी तुम्हारा पर्चा निरस्त करवाने के लिए लगातार अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वो महिला है, हमारी बहन है, अब वो इस तरह की बात कर रही हो तो वही समझे, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं इस बात की। रंजीता धामा पहले बीजेपी में थीं और मौजूदा वक्त में लोनी नगर पालिका की अध्यक्ष भी हैं। इस सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट के आते ही ये साफ हो गया कि टिकट की लड़ाई में हरीश रावत पर हरक सिंह रावत भारी पड़े हैं और हरीश रावत की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत की एक नहीं सुनी। हरक की बहू अनुकृति को लैंसडाउन से टिकट दिया गया, जबकि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से हाल ही में निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हुई है। हरक रावत और उनकी बहू 21 जनवरी को कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 11 उम्मीदवारों की सूची के साथ ही कांग्रेस उत्तराखंड में अब तक 64 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब उसे 6 और सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सीएम हरीश रावत और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के बीच रामनगर सीट को लेकर ठन गई। इससे जुड़ी 2 ऑडियो क्लिप बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया पर जारी की, जिनमें एक ऑडियो क्लिप में हरीश रावत एक कार्यकर्ता से रामनगर सीट से खुद के चुनाव लड़ने पर उसका मन टटोलते सुनाई दिए। लेकिन इस सवाल के जवाब में उस कार्यकर्ता ने इस सीट से रणजीत सिंह रावत की दावेदारी पर जोर दिया। पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई मैं रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्या करूँ सर? यहाँ से तो रणजीत रावत जी हैं। इस ऑडियो क्लिप को जारी करने के साथ ही बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्वीट में हरीश रावत पर कटाक्ष किया। मगर इन वायरल ऑडियो क्लिप पर जब मीडिया ने रणजीत सिंह रावत से सवाल किया तो उन्होंने भी रामनगर सीट से अपनी दावेदारी के संकेत दिए। पार्टी में हूँ, आवेदन कर रखा है, मेरे से कहा गया तैयारी करो। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को चुनाव लड़ाने के पक्ष में है और इसके लिए 2 विकल्पों रामनगर और सल्ट सीट पर विचार चल रहा है। उत्तराखंड की नैनीताल विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के बागी संजीव आर्य कांग्रेस के टिकट पर सरिता आर्या के खिलाफ मैदान में है। सरिता आर्या कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, जिन्हें बीजेपी ने नैनीताल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और वो इन दिनों जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं उन्हें घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। जबकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए संजीव आर्या भी इन दिनों घर घर जाकर लोगों से वोट की गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान वो अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे। 5 सालों में हमने देखा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। महंगाई आज उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में चरम सीमा पर है। खास बात यह कि दोनों नेताओं ने 2017 के चुनाव में भी एक दूसरे को टक्कर दी थी, लेकिन तब वो दोनों अलग अलग पार्टियों में थे। यानी संजीव आर्या बीजेपी में तो सरिता आर्या कांग्रेस में थी। हालांकि पिछले चुनाव में जीत संजीव आर्या के हाथ लगी थी। उत्तर भारत में ठंड और बढ़ सकती है। उत्तर और मध्य भारत में मौसम विभाग ने तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया। इसकी वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में ठंड और बढ़ सकती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देहरादून में एक साथ डांस किया। दोनों नेता वहां पार्टी का चुनाव अभियान 4 धाम 4 काम शुरू करने के लिए जुटे थे। दिल्ली में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की शिकायत की गई। बीजेपी का आरोप है कि मोहम्मद मुस्तफा ने एक समुदाय पर चुनाव प्रचार के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। WHO ने ओमिक्रॉन पर फिर चेतावनी जारी की और बताया कि लोग इस गलतफहमी में न रहें कि ओमिक्रॉन ही कोरोना का आखिरी वेरिएंट होगा। कैमरून में खेले जा रहे अफ्रीका कप ऑफ